गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन नंबर 2 आपका स्टार्ट था प्राणियों पोषण, ये अपना चैप्टर चल रहा था। तो प्राणियों पोषण और चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपने कर ही लिए होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर जो है प्राणियों पोषण, अपने ये सब कुछ पढ़ चुके थे। उसके बाद अपने था पाचन तंत्र, मानव में पाचन। तो मानव पाचन तंत्र के बारे में अपने सामान्य जानकारी प्राप्त करी थी, इसकी संरचना वगैरह के बारे में आपको मैंने बताया था। उसके बाद अपन मानव में पाचन जो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करने वाले थे टॉपिक, उसी को स्टार्ट ही कर देते हैं। तो आइए जानते हैं। चलो एक बार एक देखते हैं, इसको शॉर्टली देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। तो होता क्या है, ये सारी संरचनाओं के बारे में आपको बताया था मैंने। चित्र को एक बार और देख लेना, इसके नाम वगैरह जो भी हैं इसमें, इनको आप देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा और। ठीक है, तो ये इतना होता है मुख गुहिका, यहाँ पर जो होती है ये मुख गुहिका होती है। लार ग्रंथियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है वैसे, लेकिन आपको सिंगली लिख रखा है, एक ही बार में सारा लिख रखा है। ठीक है, तो देखेंगे अपन आगे, अगर आपकी ज़्यादा डिटेल में तो तीनों प्रकार की पढ़ेंगे। और अगर ओनली यही बता रखा होगा कि लार ग्रंथियाँ होती है तो अपन ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे आप। तो ग्रसिका आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये ग्रसिका है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये ग्रसिका होती है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको यकृत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक त्रिभुजाकार पीछे थोड़ी छुप रही है, और ये त्रिभुजाकार जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं यकृत। उसके बाद आता है पित्ताशय। पित्ताशय जो है यहाँ पर यकृत के नीचे की साइड में होता है। ये पित्ताशय गोल थैलेनुमा छोटा सा भाग होता है, जिसमें जो क्या होता है, पित्त रस भरा होता है। पित्त रस जो कि यकृत के द्वारा बनाया जाता है, वो यहाँ पर आकर के एकत्रित हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आमाशय है। आमाशय आपको दिखाई देगा, ये जो संरचना है ये क्या है, आमाशय है यहाँ पर। ठीक है, शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रही है ये है आमाशय। ये जो संरचना है ये इसको कहते हैं आमाशय। अब ये आमाशय और ये इसके नीचे देखोगे आप तो ये अग्नाशय यहाँ पर दिखाई देगा। ये पत्ती जैसी थोड़ी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये पत्ती जैसी होती है। ठीक है, तो ये आमाशय कहलाता है। अब आमाशय के बाद आता है शुद्रांत्र। आमाशय के बाद ये जो नलिका है यहाँ से निकल करके इस प्रकार से ऐसे जाती है, इसको छोटी आंत या शुद्रांत्र भी इसको कहा जाता है, या कुंडलित रूप में ऐसे करके ये पड़ी हुई है। यहाँ पर आगे से आती है वृहदांत्र। वृहदांत्र कौन सी है, ये वाली जो आंत्र आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पूरी, ये होती है वृहदांत्र। ठीक है, वृहदांत्र के बाद क्या आता है आगे देखिए, तो गुदा यहाँ पर आपको दिखाई देगी, मलाशय उसका। तो मलाशय ये वाला भाग जो है जहाँ सारा मल आकर के एकत्रित हो जाता है, जो अपन अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ आकर के लास्ट में एक थैलेनुमा संरचना में आ जाता है, इसको मलाशय कहते हैं। यहाँ पर सारा मल एकत्रित हो जाता है, और यहाँ पर आपको एक गुदा दिखाई देगी कि गुदा से इस मल को बाहर त्याग दिया, अपशिष्ट पदार्थ जो भी होते हैं उनको बाहर त्याग दिया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, डिटेल में इसको समझते हैं। और एक बार मैं आपको इसको बताता हूँ शॉर्ट व्यू कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसे अपन भोजन खाते हैं, क्योंकि एक पूरी नलिका है, पूरा आपस में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से भोजन सीधा हर जगह पर जाता है। यहाँ पर ये ग्रसिका में गया, ग्रसिका से फिर यहाँ पर आमाशय में एकत्रित हो जाएगा। फिर आमाशय का एक चौड़ी संरचना है। ठीक है, और यही नलिका आगे जाती है, ये यहाँ पर चौड़ी होगी तो ये आमाशय बन गया। यहाँ पर आगे जाकर के छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में सभी जगह पूरी आंत में घूमता है भोजन, और उसके बाद यहाँ पर पाचन अवशोषण सब होता है, और यहाँ से फिर बड़ी आंत में भोजन जाता है, और बड़ी आंत में जाने के बाद बाहर त्याग दिया जाता है गुदा के द्वारा। ठीक है, तो ये गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गुदा है जिसके द्वारा फिर भोजन जो है बाद में त्याग दिया जाता है। आगे चलते हैं। मानव में पाचन। आपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो आप क्या करते हैं, मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख के द्वारा किया जाता है। मुख के द्वारा तो अपन भोजन को अंदर लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। तो इसका पाचन जो होता है मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुख में जब इसको चबाते हैं अपन, और चबाने के बाद इसको आगे भेज देते हैं,
और इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। तो जैसे अपन भोजन को खाते हैं, अंदर जाता है, पाचन की क्रिया होती है, और जो ऐसा भाग है भोजन का, ऐसा पदार्थ है जो कि अपने शरीर की किसी काम का नहीं, वो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा, जो अपन भोजन खाते हैं शरीर के अंदर जानने पर इसका क्या होता है। तो आइए अपन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यही जानेंगे। भोजन एक सतत नली की से गुजरता है। तो भोजन क्या करता है, अंदर जाने के बाद एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। अब ये जो सतत नली होती है, एक नली जो होती है, जैसा कि मैंने बताया ऊपर से लेकर नीचे तक भोजन जाता है, तो ये जो होती है सतत नली का है। मुख प्रारंभ कहाँ से होती है, मुख गुहिका से होती है। ठीक है, तो इसका प्रारंभ कहाँ से होगा, मुख गुहिका से, और इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो पूरी नली है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको कुछ भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को अलग अलग नाम दिया हुआ है। पहला भाग जो है आपका मुख गुहिका है, दूसरा भाग जो है आपका ग्रास नली है या ग्रसिका भी इसको कहा जाता है, तीसरा भाग जो है आमाशय है, चौथा भाग जो है शुद्रांत्र है, और शुद्रांत्र को एक नाम से और जाना जा सकता है, वो है छोटी आंत। और नेक्स्ट है उसके बाद पाँचवा जो है वो बृहदांत्र है या बड़ी आंत है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। और ये जो बड़ी आंत कहाँ पर जाकर जुड़ी होती है, मलाशय द्वारा जुड़ी होती है। मलद्वार अथवा गूदा, क्या यह बहुत लंबा मार्ग होता है? तो मलद्वार और गूदा क्या होता है, नहीं, ये छोटा सा ही मार्ग होता है। ये बोल रहा है क्या है, बहुत लंबा मार्ग होता है, तो लंबा मार्ग नहीं होता है, छोटा मार्ग होता है। ठीक है, ये सभी भाग मिल करके आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सभी भाग मिलकर क्या करेंगे, पाचन नली का निर्माण करेंगे, जैसा कि चित्र में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से मुख गुहा है, जैसा कि अभी आपने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था, मुख गुहा, उसके बाद आपने देखा था उसमें ग्रसिका, उसके बाद देखा था आपने आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। ठीक है, तो ये सभी भागों के नाम अभी अपने देखिए आगे। भोजन के विभिन्न भागों से गुजरता है। इसमें विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। तो विभिन्न भाग क्या करते हैं, अपनी जो आहार नाल है उसका प्रत्येक भाग क्या करता है, किसी विशेष पदार्थ का अवशोषण करता है, पाचन करता है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग में धीरे धीरे अलग अलग घटकों का पाचन होता रहता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है। ठीक है, तो क्रमिक रूप से चलता रहता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है और शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जो हैं, ये ग्रंथियाँ क्या करती है, लार ग्रंथि जो होती है लार का, यकृत जो होती है पित्त रस का, अग्नाशय जो होती है वो अग्नाशय रस का, पाचक रसों का स्राव करती रहती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलने का कार्य बदलते हैं। तो ये पाचक रस जो होते हैं आहार नाल में जाते हैं। आहार नाल से जब भोजन गुजर रहा होता है तो उसमें मिक्स हो जाते हैं, और उसमें मिक्स होकर क्या करते हैं, जटिल पदार्थ जो होते हैं, जो बड़े कण होते हैं, उनको गला करके उनमें से जो आवश्यक पदार्थ है उनको निकालने का कार्य करती है, उनको तोड़ने का कार्य करती है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों मतलब बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचक तंत्र का निर्माण करती है। तो आहार नाल और अन्य ग्रंथियां मिलकर क्या करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो पूरा पाचन तंत्र जो है आपका, वो पाचन तंत्र आहार नाल से पूरी की पूरी, और उसमें विभिन्न ग्रंथियां भी है जो अपने रसों को छोड़ती है भोजन के अंदर मिक्स करने के लिए, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो आहार नाल के जो विभिन्न भाग हैं उनमें भोजन का क्या होता है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं कि अलग अलग भाग में भोजन जाकर के क्या करता है। तो सबसे पहले जो भाग है अपना वो है मुख गुहिका। तो मुख गुहिका में पाचन किस प्रकार से होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो मुख जो है अपना, मुख गुहिका उसके अंदर है, जो खाली जगह है उसको मुख गुहिका कहते हैं। जैसे अपन खाना सॉरी गला थोड़ा ख़राब हो रहा है मेरा। तो जैसे अपन भोजन को मुख में रखते हैं, तो मुख में रखने पर जहाँ पर उसको रखते हैं उस खाली जगह पर, उसको कहते हैं मुख गुहिका। वहाँ पर अपनी जीभ होती है, दांत होते हैं, ठीक है, ऊपरी तालु निचला तालु होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो आहार को जो अपन ने अंदर लिया शरीर के अंदर, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण कहेंगे। अंतर्ग्रहण पूछ लिया जाए अगर तो आपसे कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो आहार को शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया उसी को क्या कहते हैं,
अंतर्ग्रहण कहते हैं। बूझो कुछ सिर खुजला रहा है, तो यहाँ पर कुछ पूछना चाहता है वो, तो क्या पूछ रहा है ये जानते हैं। दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित शुद्रांत्र को देखकर आश्चर्यचकित हैं। तो जो कुंडलित मध्य की शुद्रांत्र छोटियाँ आते हैं, वो बहुत सारे कुंडलों से बनी हुई कुंडलित अवस्था में पड़ी हुई होती है बीच में। तो इसे देखकर क्या है, बूझो आश्चर्यचकित है। वो इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर में छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाहित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई के बारे में वो आश्चर्यचकित है। तो बूझो ये जानना चाहता है कि अपनी जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी है, छोटी आहार नाल जो उसकी लंबाई कितनी है। तो 7.5 मीटर अपनी जो छोटी आंत है, शुद्रांत्र है, उसकी लंबाई होती है। ठीक है, 7.5 मीटर अगर आप देखोगे तो बहुत लंबा होता है, आपसे भी लंबा, आपसे भी आप कह सकते हो लगभग डबल ही होता है। ठीक है, तो इतनी लंबी होने के बाद भी वो अपने शरीर में कैसे रह सकती है? तो बूझो इससे आश्चर्यचकित। तो ऐसी कोई खास बात नहीं, वो क्या होती है, कुंडलित रूप में पड़ी रहती है। तो आइए चित्र में मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली तो वो किस प्रकार से पड़ी होती है। तो एक नलिका रूपी संरचना होती है। वैसे इसकी लंबाई जो होती है वो 7.5 मीटर होती है, जो कि यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रही है कुंडलित अवस्था में। तो क्या इकट्ठी होकर एक साथ पड़ी रहती है अपने पेट में, तो इसलिए इसकी 7.5 मीटर लंबी होने पर भी ये छोटी जगह पर आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो भोजन है वो दांतों की सहायता से करते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। ठीक है, अर्थात यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पीस डालते हैं। तो अपना मुख क्या करता है, मुख के जो दांत होते हैं वो भोजन को पीसने का काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिकाओं में धंसा होता है। तो प्रत्येक दांत जो होता है जहाँ पर लगा होता है मसूड़ों में, उसे कहते हैं गर्तिका। ठीक है, तो गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है। तो अपने जो दांत हैं उनकी आकृति कैसी है, भिन्न भिन्न है, तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो कार्य के अनुसार और आकृति के अनुसार दांतों के नाम भी भिन्न भिन्न होते हैं। आइए जानते हैं चित्र के माध्यम से। तो ये चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 4 प्रकार के दांत दिखाई दे रहे हैं। 4 प्रकार के दांतों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आगे आगे जो नाम दिया हुआ है वो कृंतक दिया हुआ है। अब ये कृंतक दांत कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा और एक घेरा। तो ये 4 प्रकार के कृंतक दांत हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो रदनक है। तो ये एक जबड़ा आपको दिया हुआ है, नीचे 4 है तो ऊपर भी कितने होंगे? 4 होंगे। टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 8। रदनक देखो, रदनक 2 दिए हुए हैं, 1 2, तो 2 नीचे हैं तो ऊपर भी कितने होंगे? 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। आगे देखोगे तो अग्रचवर्णक दिए हुए हैं। अग्रचवर्णक कितने हैं? नीचे 2 हैं, 4 हैं, सॉरी 1 2 3 और ये 4। तो नीचे 4 है और ऊपर भी कितने होंगे? 4। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। और अगर चवर्णक की बात करें, जो चौथा टाइप है आपका, इनकी संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाते हैं। तो 6 नीचे और 6 ऊपर, तो कितने हो जाएंगे? 12। तो आपके टोटल दांत आप यहाँ से गिन सकते हो। तो 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32, तो टोटल कितने हो गए? 32 दांत। तो 32 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो कि टोटल अपने दांत होते हैं। नीचे 12, नीचे कितने होते हैं? 16, और ऊपर भी कितने होते हैं? 16। और इस प्रकार से व्यवस्था होती है। इनके नाम आपको बताए गए हैं यहाँ पर। तो आइए जानते हैं आगे इनके बारे में। हम क्रियाकलाप 2.2, अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपने मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब तथा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कतरन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? सो जब अपन काटते हैं, कोई भी चीज़ अपन खाते हैं, तो काटने के लिए कौन से दांतों का उपयोग करते हैं? ऑब्वियसली आगे वाले जो दांत होते हैं, अपने आगे वाले दांतों का उपयोग उसके लिए अपन करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं? तो कौन से दांत अपने जो हैं वो कौन से चीरने फाड़ने का काम करते हैं, कौन से काटने का काम करते हैं, कौन से कुतरने का काम करते हैं, कौन से चबाने का काम करते हैं? तो प्रत्येक दांत का जो काम है वो अलग अलग होता है। उन दांतों की पहचान कीजिए जो चबाने एवं पीसने में काम करते हैं। जो अपने चबाने वाले दांत होते हैं वो अलग होते हैं, काटने वाले दांत जो होते हैं अलग होते हैं। अनेक प्रेक्षण अपने प्रेक्षण 2.2 में लिखिए सारणी में। तो यहाँ पर सारणी भी दी हुई है। दांत के प्रकार, कतरन एवं दंशन वाले दांत जो होते हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत जो होते हैं, चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं।
तो इसकी आपको ज़रूरत है, आप इसको भरना, पर अपन यहाँ पर डिटेल में टॉपिकली पढ़ लेंगे। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, लाला नहीं होती, लाल ग्रंथि होती है, गलत लिखा हुआ है। तो हमारे मुख में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये लाल ग्रंथियाँ जो लाल रस स्त्रावित करती है, तो लाला रस या लाला रस भी इसको कहते हैं। तो लाल रस जो होती है वो स्त्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या लाल रस जो होता है उसका भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाते हैं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है नोट। तो दूध के दांत तथा स्थायी दांत क्या होते हैं? तो दूध के दांत क्या होते हैं? तो क्या आपको याद है कि आप कुछ वर्ष पूर्व दांत गिरने लगे थे, तो बच्चों के दांत जो होते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके टूटने लगते हैं। तो टूटने वाले जो दांत होते हैं ना, वो दूध के दांत होते हैं, और जो बाद में आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। तो व्यक्तियों के, इंसानों के अंदर क्या होता है, एक बार दांत टूटते हैं और फिर दोबारा आते हैं, पर दोबारा अगर टूट जाए तो फिर वो नहीं आते। तो एक बार टूट के तो आ जाते हैं, कच्चे दांत टूट के पक्के दांत आते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा दांत नहीं आते हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो 8 साल के होने तक ये सारे दांत टूट जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। तो दूध के दांत के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि दूध पीते टाइम ये थे। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, ठीक है। तो इनकी जगह पर क्या आते हैं? दूसरे दांत आते हैं, जिन्हें स्थायी दांत होते हैं। ये हमेशा के लिए रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में स्थायी दांत पूरे जीवन भर में रहते हैं, यथापि वृद्धा काल में ये प्रायः गिरने लगते हैं। तो वृद्धा काल में, बूढ़े होने पर ये गिरने लगते हैं, लेकिन नॉर्मली ये पूरे जो जीवन है उसमें रहते हैं। अगर ये जल्दी टूट जाते हैं तो दोबारा ये नहीं आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बुढ़े लोगों को आपने देखा होगा, उनके दांत गिर जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, तो उनका अलग ही थोड़े अंदर से सब मुंह खाली हो जाता है, तो अलग ही तरीके से वो बोलते भी हैं, ठीक है। बौखले हो जाते हैं, यूँ कहते हैं नॉर्मली उनको, तो उनके भी दोबारा नहीं आते हैं। तो उस टाइम पर ये दांत भी टूट जाते हैं अगर ठीक से इनकी देखभाल ना की जाए तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्लास में इसकी तैयारी करें, समझें, और जो बात समझ में ना आए उसको ज़रूर पूछें, ताकि आपके आंसर मिल सकें। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।